नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र राजमहल पार्ट 2। दुर्जन सिंह की बात सुनकर अग्निपुत्र ऋषि मन ही मन हंस पड़े। दुर्जन सिंह, मैं तेरी मनोदशा को भली प्रकार समझ रहा हूँ। लगता है सुरजन सिंह ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर तुझे देश निकाला दिया है। इस आश्रम में 36 प्रकार के भोजन खाकर तो सुख सुविधा के अन्य साधनों का भी आनंद लेना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे आश्रम में अवश्य रखूंगा। तत्पश्चात, दुर्जन सिंह, तुम जब तक चाहो हमारे आश्रम में रह सकते हो, लेकिन ऋषिवर, एक बात है, आपके आश्रम में रहने में एक असुविधा है। कैसी असुविधा बेटा? ऋषिवर, मैंने आज तक अपना जीवन राजमहलों में गुजारा है। आपके आश्रम की पथरीली भूमि पर मुझे नींद किस प्रकार आएगी? यह सुनकर अग्निपुत्र ऋषि हंसे। दुर्जन सिंह, जब हमने तुम्हें अपने आश्रम में ठहराया है तो हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कहकर अग्निपुत्र ऋषि ने मणि को निकालकर कुशा के आसन पर रख दिया और आंखें मूंद कर बोले, मणि, जल्दी से दुर्जन सिंह के विश्राम के लिए सुंदर शैया का प्रबंध करो और इनकी सेवा करने के लिए दास दासियों का भी प्रबंध करो। कुछ देर बाद अग्निपुत्र ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर दुर्जन सिंह से कहा, चलो बेटा, तुम्हारे ठहरने का प्रबंध हो गया है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मुझे तो यहाँ कोई प्रबंध होता नजर नहीं आ रहा है। दुर्जन सिंह, मेरे साथ जरा कुटिया से बाहर तो चलो। चलिए ऋषिवर। हैरान सा दुर्जन सिंह अग्निपुत्र ऋषि के साथ कुटिया से बाहर की ओर चल दिया। कुटिया से बाहर आने पर, ओह, यह क्या! पल भर में ही यहाँ इतना सुंदर तंबू कैसे लग गया? तंबू के बाहर खड़े सेवकों का समूह कहाँ से आया? यह ऋषि के तप का प्रभाव है या मणि का चमत्कार? दुर्जन सिंह सम्मोहित सा खड़ा रह गया उसकी यह अवस्था देखकर। यह क्या बेटा, तुम तो ठगे से खड़े रह गए। आगे बढ़ो और तंबू में जाकर विश्राम करो। सेवक सेविकाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हैरत में डूबा दुर्जन सिंह तंबू के पास पहुंचा तो सेवक सेविकाओं ने उसकी अगवानी की। पधारिए युवराज। युवराज दुर्जन सिंह का स्वागत है। मालिक, अंदर चलकर विश्राम कीजिए। हैरान सा दुर्जन सिंह तंबू में चला गया। तंबू में जाने पर ऐसी सुख सुविधा व ऐश्वर्य तो मनोहर नगर में भी नहीं था। 20 दिन पश्चात जब मैं यहाँ से मनोहर नगर वापस लौटूंगा तो अग्निपुत्र ऋषि से अद्भुत मणि मांगकर लेता जाऊंगा। यह सोच दुर्जन सिंह प्रसन्न हो उठा। इधर दुर्जन सिंह चैन से अग्निपुत्र के आश्रम में दिन गुजार रहा था और उधर, क्या बात है पिताजी महाराज, आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं क्यों छाई हुई हैं? बेटी, बात ही चिंता की है। हमारा विशेष गुप्तचर सूचना ही ऐसी लाया है। गुप्तचर कैसी सूचना लाया है पिताजी महाराज? बेटी, दक्षिण दिशा की ओर से राजा रणधूल सिंह अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुका है। 2 दिन पश्चात ही वह हमारे राज्य की सीमा के पास आ धमकेगा। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताजी महाराज? आप शीघ्र ही सेना को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाइए और राजा रणधूल सिंह की सेना को राह में ही रोककर युद्ध कर परास्त कर दीजिए। बेटी, सोच तो हम भी ऐसा ही रहे हैं, पर अगर हम सेना के साथ चले गए तो यहाँ का प्रबंध कार्य कौन देखेगा? तुम्हारा भाई दुर्जन सिंह भी तो ऐसे समय में यहाँ पर नहीं है। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ पिताजी महाराज। आपकी अनुपस्थिति में मैं यहाँ का प्रबंध संभाल लूंगी। आप यहाँ की ओर से निश्चिंत रहिए। क्या तुम यहाँ का प्रबंध संभाल सकोगी बेटी? क्या आपको इस बारे में कुछ शंका है पिताजी महाराज? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तब आप यहाँ की ओर से निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। मेरा विचार है आपको प्रस्थान करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। दुश्मन का क्या भरोसा कि वह कब आ धमके। तुम ठीक कह रही हो बेटी। हम अभी मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलवाते हैं। सुरजन सिंह ने तत्काल ही आपातकालीन बैठक बुलवाई और समस्त मंत्रियों को समस्या से अवगत कराया। तत्पश्चात, हम चाहते हैं कि हम इसी समय सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर जाएं और राज्य का प्रबंध राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व में सौंप जाएं। क्या आप लोगों को इस विषय में कोई आपत्ति है? यह सुनकर प्रधानमंत्री ने उठकर कहा, राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व के बारे में किसी को कोई भी शंका नहीं है महाराज। हम बेखटके उनके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ,
हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तब शीघ्र ही सेना को दक्षिण दिशा की ओर कूच करने के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात, सुलक्षणा बेटी, राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्री व प्रधानमंत्री हमारे साथ जा रहे हैं। अब मनोहर नगर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। जब तक हम युद्ध से वापस न लौटे, राज कार्य को सुचारू रूप से चलाना। आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा पिताजी महाराज। बेटी, तुम्हारी सहायता के लिए हम कुछ सेना यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। न जाने कब तुम्हें भी सेना की सहायता लेनी पड़ जाए। आप सही कह रहे हैं पिताजी महाराज, हमें हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। तब आरती का थाल सजाकर महारानी सौदामिनी राजमहल से बाहर आई। तत्पश्चात, महाराज, युद्ध में विजयी होकर वापस लौटें, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा ही होगा महारानी। सुरजन सिंह के आदेश पर सेना ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। हे कुल देवता, मेरे सुहाग की रक्षा करना और उन्हें युद्ध में सफलता प्रदान करना। माँ के साथ सुलक्षणा राजमहल में वापस लौट आई। उसी रात की बात है जब सुलक्षणा नगर की सीमा पर स्थित परकोटे पर चौकन्नी होकर पहरा दे रही थी। दीवार के सहारे सहारे यह कौन चोरी चोरी चला आ रहा है। जैसे ही वह छाया उसके समीप पहुंची, उसने कड़कते हुए कहा, जो भी है वहीं खड़ा रहे और अपना अभिप्राय कहे। सुलक्षणा की आवाज सुनकर छाया जहां थी वहीं रुक गई। तब, मुझे दीवार की दूसरी ओर आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। जो भी संदेश है वहीं से कह दो। संदेश अति गोपनीय है, आपके पास ही आकर कहूंगा। जब तक तू मेरे पास पहुंचेगा उससे पहले ही मेरा तीर तेरे कलेजे के पार हो चुका होगा। तो सुनिए, महाराज सुरजन सिंह विपत्ति में है, मैं उनका संदेश वाहक हूँ। ठीक है, उन्होंने जो पत्र तुम्हें दिया है उसमें एक पत्थर बांधकर ऊपर की ओर फेंक दो। उन्होंने अपना कोई पत्र नहीं दिया है, मुझे संदेश जबानी ही बताना है। पिताजी महाराज संकट की ऐसी घड़ी में अपना संदेश जबानी न भेजकर पत्र द्वारा भेजते हैं। यह आदमी जरूर शत्रु का आदमी है, मुझे जल्दी से निशाना बांधकर इसे मार गिराना चाहिए। यह सोच सुलक्षणा ने निशाना बांधा और तीर चला दिया। यह ले, अब तेरी खैर नहीं। आह! तीर छाया के कलेजे में जाकर धंस गया। वह चीत्कार मारती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। तत्पश्चात राजकुमारी सुलक्षणा ने सीटी बजाई, जिसे सुनकर वहां कई सैनिक आ पहुंचे। क्या बात है राजकुमारी जी, आपने सीटी क्यों बजाई थी? देखो, दीवार की दूसरी ओर एक आदमी मरा पड़ा है। रस्सी के सहारे कोई नीचे उतरकर देखकर आओ कि वह कौन है। तत्काल ही रस्सी के सहारे एक सैनिक दीवार के नीचे उतरा। राजकुमारी जी, यह आदमी तो जीवित है। ठीक है, तब तुम इसे रस्से में बांधकर ऊपर ले आओ। कुछ देर बाद ही घायल आदमी परकोटे पर खड़ी राजकुमारी के सामने था। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए थे? सच बताना, वरना मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। मैं राजा जोरावर सिंह का गुप्तचर हूँ। राजा जोरावर सिंह के गुप्तचर? लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए थे? बताता हूँ। तब उस घायल गुप्तचर ने जो कुछ भी सुलक्षणा को बताया, उसे सुनकर वह चौंक पड़ी। ओह, राजा रणतुल सिंह और राजा जोरावर सिंह ने हमारे खिलाफ कितना गहरा षड्यंत्र रचा है। उधर तो एक राजा ने सेना सहित पिताजी महाराज को युद्ध के लिए बुलवा लिया और इधर राजा जोरावर सिंह मनोहर नगर पर आक्रमण के सपने देख रहा है। सुलक्षणा ने घायल गुप्तचर से पूछा, क्या तुम हमारे दुर्ग का भेद लेने आए थे? हाँ, क्योंकि आज सुबह भोर के धुंधलके में राजा जोरावर सिंह मनोहर नगर पर आक्रमण करने वाले हैं। सुलक्षणा ने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी, इस घायल आदमी को ले जाकर कारागार में डाल दो और राजवैद्य को बुलाकर इसके घाव का उपचार करवाओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी। सैनिक घायल गुप्तचर को उठाकर ले गए। उनके जाने के बाद आधी रात हो चुकी है। भोर होने से पहले ही मुझे जोरावर सिंह की सेना का मुकाबला करने के लिए नगर में उपस्थित सेना को सचेत कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास इस समय बहुत कम मात्रा में सैनिक है और राजा जोरावर सिंह पूरी सेना के साथ राज्य पर हमला बोलेगा। हमारी सेना उसकी सेना का मुकाबला कैसे कर पाएगी? मुझे उसकी सेना से लड़ने की अपेक्षा कुछ युक्ति से काम लेना चाहिए। वह वहां से राजमहल लौटी और उसी समय सैनिकों को आज्ञा दी, शीघ्रता से बड़े बड़े कड़ाहों में तेल गर्म करो और नगर की 4 दीवारी के पास बड़े बड़े पत्थर लगाकर जमा कर दो। जो आज्ञा। तुरंत ही सुलक्षणा के आदेश का पालन हुआ। यह सब हो जाने के पश्चात सुलक्षणा महारानी सौदामिनी के पास पहुंची। माँ, भोर होने से पहले ही मुझे नगर की सीमा पर बने प्रवेश द्वार पर पहुंच जाना है।
पता नहीं कब जोरावर सिंह की सेना धावा बोल दे। मुझे सब सूचना मिल चुकी है बेटी, जा अपने पिता की कीर्ति की रक्षा कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सौदामिनी से आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से निकल गई। तत्पश्चात वह उस पहरेदार के पास पहुंची जो नगर के मुख्य द्वार पर तैनात था। मैंने सुना है दुश्मन के एक आदमी ने तुम्हें घूस देने की कोशिश की है। हाँ राजकुमारी जी, दुश्मन का एक आदमी कुछ देर पहले मेरे पास आया था और मुझसे बोला कि भोर होने से पहले यदि मैं नगर का मुख्य फाटक खोल दूं तो वह मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।